पहला है इसमें केमिकल बॉन्ड कहते किसे हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग मींस कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इट इज एक्चुअली है बिटवीन द एटम्स, जो अपने ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए। हाँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विच होल्ड द एटम्स टुगेदर, जो एटम को साथ साथ रखेगा विद इन द स्टेबल मॉलिक्यूल, टुगेदर विद इन द स्टेबल मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने कहा अभी आपको CH4 तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कैसे कनेक्ट है, तो जनरली हम उसे कहेंगे केमिकल तो बॉन्डिंग। सी सेंटर पे, एच उसके 4 साइड्स में, तो इसके बीच में जनरली कौन सा फोर्स शेयरिंग कर लगेगा। रहे हैं ये। हाँ, तो ये किस टाइप में आ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में आ जाएगा। जैसे NaCl है, तो Na और Cl एक दूसरे से कैसे बॉन्ड है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ सो ये अट्रैक्शन लग रहा है, आयंस के थ्रू बॉन्ड है। तो इन जनरली ब्रॉड वे में हम इसे क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। अब वो कहता है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। एटम्स आपस में कंबाइंड क्यों होते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हाँ, और एंड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वह एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर। तो कंबाइंड का मेन रीजन क्या है, स्टेबिलिटी को अटेन करना, स्टेबिलिटी अटेन करना। और स्टेबिलिटी अटेन कैसे होगा, ऑक्टेट कंप्लीट से, इसके लिए एक लॉ जब वो दिया था। शेयरिंग करेंगे। हाँ, तो एक कॉसल एंड कॉजल लेविस। लॉ। हाँ, यस सर, कॉजल एंड लेविस ने दिया था। तो इसने क्या कहा था कि जो कोई भी एटम होता है वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, और स्टेबिलिटी कैसे आएगी, अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने से के लिए क्या करना पड़ेगा, उसने कहा 2 रूल है इसमें। एक है ऑक्टेट रूल, यानी कि जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो इसका 8 नहीं हो पा रहा था, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, उसके लिए उसने कहा डुप्लेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट और कुछ के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, उसने कहा कि जो आउटरमोस्ट सेल अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, एटम मेन कंबाइन करते हैं विद ईच अदर, एटम कंबाइन विद ईच अदर टू अटेन स्टेबिलिटी बाय अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, एंड इन फ्यू कंपाउंड्स क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। इट इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, और इसे कहेंगे ऑक्टेट रूल। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ऑक्टेट रूल के लिए क्या है, देखो जैसे नोबल गैस क्या है, नोबल गैस कौन कौन से हमारे पास, जैसे हीलियम है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो नियॉन गया, हो गया, आर्गन हो गया, और क्रिप्टन, एक्सी हो गया। xenon यस सर। एंड रेडॉन। ठीक है, ये हो गया के सेल, KLMNOPQR। तो इसमें 2 ही होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 होते हैं तो 2 एंड 8, इसमें 18 होते हैं 2 8 8, इसके बाद इसमें 36 होता है 2 8 18 8, इसके बाद इसमें होता है 54 तो 2 8 18, और उसके बाद कितना हो जाएगा 18, 18। फिर 8, और इसमें रेडॉन, रेडॉन का होता है 86, सर 2 8 2 8 2 18 8 18 32 32 18 फिर 8। 18। ठीक है, यस तो ये इसका नियरेस्ट हो गया। तो उसने देखा कि सबके लास्ट में कितने आ रहे हैं, 8 8 आ रहे हैं, एक्सेप्ट हीलियम। तो हीलियम के बाहर बाकी सब में 8 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उन्होंने क्या बना दिया, ऑक्टेट रूल बना दिया।
ऑक्टेट रूल का मतलब यही हो गया कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो नोबल गैस के आसपास आ जाएगा, और जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता, तो इसीलिए इसके लिए आया ये हीलियम वाला रूल यानी डुप्लेट रूल। जिसके लास्ट में 2 भी हो गए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के लिए, तो भी वो स्टेबल माना जाएगा, पहली चीज। ठीक है, अब सेकंड चीज इसमें क्या हुआ कि कैसे करें उसके लिए। जैसे ये है आपके पास सोडियम, तो ये कैसे करेगा, हाउ दे अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए उसने कहा कि मोड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो जनरली 3 टाइप से कर सकते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लिए। 3 मेथड है। फर्स्ट इज, जिसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मीन्स क्या होता है, सर जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बिटवीन टू एटम्स। complete transfer of electron from one atom to another, from one atom to another, तो that is called ionic bond। इसके बाद सेकंड आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट शेयरिंग में ऑफ क्या होगा, एटम्स म्यूचुअल, बिटवीन बॉन्ड। म्यूचुअल का मतलब इक्वल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग यस ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन। इसके बाद थर्ड आता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली, वन एटम ओनली, उसे कहेंगे, उस तरीके के बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये अब मिक्स कर लिया वैसे कोवेलेंट। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, देखो आयनिक बॉन्ड फर्स्ट, इसका एक और नाम है, आयनिक को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें क्या खास बात है, एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा, एक मेटल तो दूसरा नॉन मेटल। दूसरा, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, तो इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसे कहते हैं कूलाम्बिक फोर्स, कूलाम्बिक फोर्स, या इसे आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक मेटल है एक नॉन मेटल होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो एक एटम होता है ये क्या करता है, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को और ये बना देगा कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा होता है वो क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन करता है, और गेन करने के बाद क्या बन जाएगा, एनायन, नेगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा। ठीक है, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक वर्ड आता है इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय, गेन्ड और लॉस्ट बाय एटम। जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो समझ में आया ये वाला? यस सर। तो ये इसके बारे में हो गया। अब इसके बारे में कहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग। सब फिजिक सॉलिड स्टेट नहीं, पहला इसमें जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके लिए क्या वर्ड आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके सर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन करेगा, किसके लिए होगी, मेटल के लिए होगी, क्योंकि यस मेटल सर। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो कहता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो जितनी कम होगी उतना
आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, इजिली फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि लो एनर्जी होगी तो थोड़ी सी हीट दोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और निकलेगा तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्या आयनिक बॉन्ड इजिली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और दूसरा उसने कहा ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए आता है, नॉन मेटल के लिए आएगा। नॉन मेटल्स के लिए। क्योंकि नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। यस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस केस में क्या होगा कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी ईजीई की वैल्यू Yes. जितनी हाई होगी उतना आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये सेकंड वे हो गया कि आयनिक बॉन्ड कैसे जल्दी बन रहा है, कैसे देर में बन रहा है। और ईजी की वैल्यू कम होगी तो आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म्ड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ये। Yes, sir. Yes, sir. अब तीसरा इसमें आता है लैटिस एनर्जी, वही मेन है अब इसमें, लैटिस एनर्जी। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो आता है इसमें। नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ओके सर। हाँ, दोनों एक ही तो हो गए। यस सर। तीसरा आता है इसमें लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की दो डिफाइन है। पहली डिफाइन है कि जितना एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अगर आपने 1 मोल कंपाउंड लिया, जैसे आपने ले लिया NaCl, तो 1 मोल NaCl को ब्रेक डाउन करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में, ठीक है, इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है, उसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक, 1 मोल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज लैटिस एनर्जी। या एक और डिफाइन है इसकी, इसका अपोजिट कर दो कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड is formed from its constituent particle। constituent particle है, देखो ध्यान रखना, उसी के constituent particles होने चाहिए, जैसे ये Na प्लस और Cl माइनस। इससे अगर 1 मोल कंपाउंड बन रहा है तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो जब कोई कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी। ठीक है, दोनों में सेम होगी एनर्जी यूज। तो समझ में आई? यस सर। हाँ, तो ये इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, देखो ये आपने पढ़ा होगा क्लास उसमें फिजिक्स में है कूलाम्ब लॉ, कूलाम्बिक लॉ। यस सर। इसके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? यस सर है। इसका मतलब ये हुआ Q मतलब चार्ज, यानी जितना चार्ज ज्यादा होगा। पहला तो साइज का ले लो, साइज R होता है साइज, जितना साइज बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यस सर। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। यस सर। जितना साइज ज्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरा कहता है चार्ज, ठीक है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो सेकंड है, क्योंकि Q1 Q2 है चार्ज, और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी चार्ज अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो कहीं पे साइज भी बढ़ रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है, तो आपको किसको प्रिफर करना है? सर चार्ज को। ऑलवेज। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
कि चार्ज को Okay, हमेशा प्रिफर करना है। जैसे मैंने कहा सर NaCl, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना उसके। हाँ, और ये MgO है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें Na का +1 चार्ज है, इसमें Mg में +2 चार्ज है, ठीक है। सर MgO को रेफर करेंगे फिर हाँ, तो इसमें। इसको प्रिफर करेंगे ज्यादा, तो इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें कम हो जाएगी। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये आपका कूलम्बिक फोर्स है जो इम्पोर्टेंट है इसमें। इससे ये लैटिस एनर्जी से क्वेश्चन काफी बनते हैं। अब इसको अप्लाई करना आना चाहिए, किसका ज्यादा किसका कम होगा, ये एप्लीकेशन से ही आता है। सर इसमें पहले प्लस माइनस चार्ज में कुछ डिफरेंट तो नहीं होगा ना? नहीं, जितना हाई चार्ज है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का ओके हो, सर। ठीक है। तो अब इसमें यस सर। आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है उसकी क्या क्या खास बात होनी चाहिए। आयनिक कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है उसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। पहला, फिजिकल स्टेट। सॉलिड स्टेट। हाँ, फिजिकल ओके स्टेट में सॉलिड होनी चाहिए। क्यों होती है सॉलिड? सर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है इसका, हाँ, इसलिए फोर्स इसके ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो इंटरमॉलिक्यूलर जाएगा। पार्टिकल्स पास में होते हैं। हाँ, इसीलिए। दूसरा, इसका सर क्रिस्टलाइजेशन हाँ, स्टेट। क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब जो एटम्स होता है, एटम्स अरेंज होता है, एटम्स अरेंज होता है इसमें, एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न में लगे होंगे तो उसे कहते हैं क्रिस्टल, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का मतलब, ये जनरली क्रिस्टल फॉर्म में होंगे। तीसरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका? सर हाई या हाई लो? होगा। क्यों? सर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, तो उसको ज्यादा पावर चाहिए। यहाँ पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग होगा ज्यादा, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक यस। है। इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। उसके बाद है गुड कंडक्टिविटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाँ, लेकिन इसमें भी दो इन क्वेश्चन आते हैं। लिक्विड स्टेट। हाँ, कंडक्टिविटी में वो कहता है कि अगर सॉलिड स्टेट में है तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन नो अगर सर। ये लिक्विड बट या गैस में है तो लिक्विड में है तब कर लेगा। क्यों? इसमें नो फ्री आयंस। लिक्विड में फ्री आयंस प्रेजेंट हाँ, होते हैं। इसमें जो आयंस होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उससे बाइंड अप हो जाते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड में कर सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, ठीक है। यस सर। अब कंडक्टिविटी के बाद आता है सॉलिबिलिटी। वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे, सॉलिबिलिटी वाटर सॉलिबिलिटी में होगी। क्यों? यस सॉलिड सर। इन एक वाटर। तो फ्रीली स्टेट में हो जाएंगे, फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे, हाँ, इस वजह से उनके बीच में गैप की वजह से वो सॉल्युबल हो जाएंगे आराम से। एक है पोलर नेचर। जो वाटर होता है उसका पोलर का मतलब चार्ज डेवलप हो जाता है, जैसे वाटर में H2O होता है तो हाइड्रोजन में प्लस चार्ज और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज। तो पोलर यस। नेचर की वजह से जो NaCl होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, ये भी पोलर होता है, प्लस माइनस चार्ज, तो इसलिए इजिली क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में, इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके सर। ठीक है। इसीलिए ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पोलर नेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ पोलर नेचर। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अमोनिया हो गया या CCl4 हो गया, CH2 हो गया, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते, नॉट सॉल्युबल,
क्योंकि जो ऑर्गेनिक होते हैं ये होते हैं नॉन पोलर, और जो ये आयनिक कंपाउंड है ये कैसे होते हैं, पोलर। तो पोलर का नॉन पोलर के साथ क्या है, कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है। तो आयनिक हो गया आपके पास पोलर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। और लास्ट इसमें आता है आयनिक रिएक्शन। तो जितने भी आयनिक रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। रीजन क्या होता है, इसका रीजन है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर मोर क्विकली, अट्रैक्ट ईच अदर मोर क्विकली, मोर फास्ट। क्योंकि प्लस माइनस की तरफ बहुत तेजी से आएगा। जैसे मैंने कहा NaOH और ये लिख दिया HCl, तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। तो प्लस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ फास्ट मूव करेगा। ये प्लस माइनस क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा। तो जो अपोजिट चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ फास्ट मूव करेंगे, इसीलिए बहुत फास्ट ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आयनिक रिएक्शन जो होती है फास्ट होती है। तो ये आपका हो गया पहला आयनिक वाला कॉन्सेप्ट। तो समझ में आया? यस सर। इसमें है एक लेविस सिंबल, किसे कहते हैं, लेविस सिंबल। लेविस सिंबल होता है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी भी सिंबल के सराउंडेड में आप रिप्रेजेंट कर दो तो उसी को लेविस सिंबल कह देते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के लिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी 281। तो इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1, तो हम दिखाएंगे इसको डॉट या क्रॉस से। ऐसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसको हम किससे शो करेंगे, डॉट या क्रॉस से। तो इस सिंबल को कह देंगे लेविस सिंबल। जैसे ऑक्सीजन है 2 और 6, तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम डॉट से दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये सिंबल कौन सा हो जाएगा, लेविस सिंबल, लेविस सिंबल। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जब आप आयनिक बॉन्ड बनाते हो, जैसे मैंने कहा NaCl बनाना है, तो Na के बाहर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 281। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये बन जाता है Na प्लस का। और यहाँ Cl होता है 287, इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन जाता है Cl माइनस का। इस केस में क्या होगा, Na डॉट और ये Cl, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट करेगा तो इसमें आ जाता है प्लस चार्ज और Cl में आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, लेविस सिंबल से। ये कैसे आएगा, इसे कहते हैं लेविस सिंबल। ठीक है, तो इससे हम दिखा सकते हैं आपको। आया समझ में? तो इसके एग्जांपल में बहुत सारे होते हैं आयनिक वाले में। जैसे और एग्जांपल हो गया MgCl2 हो गया, MgO हो गया, AlCl। सर एक बार इसमें O3 वाला करना है। O3 यस सर। ओजोन, वो तो ऑर्गेनिक में होता है, वो है कोवलेंट में, आयनिक का नहीं है एग्जांपल। ओके सर। जैसे CaCl2, CaO, ये एग्जांपल है इसका, जिसमें एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, ये करना है क्योंकि KCl हो गया और LiCl हो गया। इसमें से बताओ कोई एग्जांपल, ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ना। सर एक बार KCl बता दो इसमें। K होता है, K के बाहर 19 होता है, 19 मीन्स 2881। तो इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन हो गए,
और Cl माइनस, Cl में क्या होता है 17, यानी लास्ट में 7 हो जाएगा, ठीक है। यस तो लास्ट में 7 हो जाएगा, तो 7 की वजह से क्या होगा, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। ये ओके सर, इलेक्ट्रॉन इसमें इसको भी डोनेट कर NaCl देगा, वाला केस है, हाँ प्लस माइनस सेम में। सेम, ये प्लस और ये Cl माइनस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस। ओके सर। हाँ। और कोई एग्जांपल? नो सर। तो ये बन गया आपका पहला ऑर्गेनिक का। अब आता है कोवेलेंट में। कोवेलेंट का मतलब भी हमने किया, कोवेलेंट मींस होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें इसके दो टाइप होते हैं। पहला आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा इसमें आता है मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। मल्टीपल में दो आते हैं, मल्टीपल के दो में कौन है, एक है डबल और एक है ट्रिपल, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल किसे कहेंगे, डबल किसे कहेंगे, ट्रिपल किसे कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल का मतलब क्या हो गया, जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हो जाएगी तो उसे कहेंगे सिंगल, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है तो क्लोरीन के बाहर कितने होते हैं, 7 और 7, तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे दोनों, ठीक है, यानी जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन है ठीक मिडिल में आ जाएगा तो इसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड, इसमें एक डैश बन जाता है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। ऐसे अगर हमने कहा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन, शेयरिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉन के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो उसे कहते हैं डबल। एग्जाम्पल के लिए O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ये भी 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा 2 डैश लाइन से, ठीक, इसे कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट, तो 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इसे 2 डैश लाइन से शो करते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया डबल। यस सर। अब ऐसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे नाइट्रोजन है N2, अब नाइट्रोजन के बाहर होते हैं 2 5, 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके पास 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 8 कंप्लीट करने के लिए, इसके बाहर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसका 2 8 हो जाएगा, इसका भी 2 8 हो जाएगा, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डबल में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहले टाइप्स में हो गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। सर एक बार कोवेलेंस का लेवल रिप्रेजेंटेशन भी बता, क्या, कोवेलेंट का लेवल स्ट्रक्चर। हाँ, तो इसमें देखो एक और वर्ड आता है पहले, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय वन एटम, एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है,
शेयर कर रहा है उसे कहते हैं उसकी कोवैलेंसी। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन मींस इट्स कोवैलेंसी इज 2। नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय बोथ नाइट्रोजन मींस इट्स कोवैलेंसी इज 3। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय द पर्टिकुलर एटम तो इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। इसके बाद जो लेविस रिप्रेजेंटेशन आता है इसमें, उसके कुछ रूल्स के थ्रू चलता है वो। जैसे अभी ओजोन का ही करेंगे हम, ओजोन का। तो पहले ओजोन के लिए उसने क्या कहा, पहले चीज क्या होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम करो। जैसे एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 6 + 6 + 6 यानी 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए O3 के लिए। तो फर्स्ट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर दो। सेकंड में क्या करो, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दो इसका। इसमें क्या होगा, एक को मिडिल में रखना है और 2 को साइड में रख दो। तीसरा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेस्ड कर दो बिटवीन देम। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बीच में लगा दो और बाकी इसके साइड रख दो। 18 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 8 16 हो गए और यहाँ पे 2, तो टोटल 20 हो गए, सॉरी 18 हो गए। 8 + 8 16 + 2 18। अब वो कह रहा है चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, लेकिन इसके पास तो 6 है, जो सेंटर वाला उसके पास तो 6 है, क्योंकि 2 ये 4 और 2 इसके पास है 6। तो कहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम आपको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से भी शिफ्ट करा दो, यहां से इसको बीच में रख दो। तो क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बीच में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास। तो अब कह रहा है ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका, और आप गिनोगे इलेक्ट्रॉन तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन है इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आया और ये सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करना है, बस शिफ्टिंग आ जाएगी। तो ये बन गया आपका लेविस स्ट्रक्चर फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये लेविस रिप्रेजेंटेशन हो गया कोवैलेंट के। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, CO3 2-। अब CO3 2- में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कार्बन में कितना होता है, कार्बन का होता है 4 होता है, 4, ऑक्सीजन का होता है 6 × 3 है ऑक्सीजन, और माइनस का मतलब, हाँ माइनस मींस हाँ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 24 हो गया। सेकेंड, फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दो इसमें, तो ये बन जाएगा कार्बन को मिडिल में करो, ऑक्सीजन को साइड में लगा दो। फिर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को प्लेस्ड कर दो हर एक के बीच में, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, अब टोटल 24 है, 24 मतलब इसको और दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 और 8 24 हो गए। लेकिन जो सेंटर वाला उसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेंटर एटम अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो कहता है इनकम्प्लीट है तो क्या करो, एक लोन पेयर कहीं से भी उठाओ और इसके बीच में लगा दो, तो यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, कार्बन कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल, ये सिंगल, और इसके ओवरऑल में 2- चार्ज। तो ये बन गया आपका लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, या लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो यहां तक समझ में आ गया? यस सर। हाँ। इसके बाद आपका फॉर्मल चार्ज हटा दिया, आपके उससे ऑक्टेट टूल को हटा दिया है।
ठीक है, अब आता है अगर आपको करना है तो कोवलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा, कोवलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने आयनिक का किया था ऐसे ही यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। इसमें भी वही चीज आएंगी जो हमने अभी डिस्कस किया था, पहला फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में ये जनरली किस में होते हैं, लिक्विड में होंगे या गैस में होते हैं, और सॉलिड में होंगे तो सॉफ्ट सॉलिड होंगे। तो इसका रीजन क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नॉन मेटल्स होते हैं मेनली। हाँ, तो इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड ही होता है तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा इसीलिए। सेकंड इसमें आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है, रीजन वो ये सेम देखो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, और जब आसान हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में क्या है, तो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते, नो फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। इसके बाद आता है सॉलिबिलिटी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, कोवलेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अब है सॉलिबिलिटी, तो वाटर में कौन सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल, क्योंकि वाटर होता है पोलर नेचर, वाटर होता है पोलर नेचर। लेकिन जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये कैसे नेचर वाले होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का पोलर के साथ मैचिंग नहीं होती। ठीक है, जो ऑर्गेनिक के कंपाउंड होते हैं ये होते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पोलर के साथ डिसॉल्व नहीं होगा, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है नॉन पोलर, और ये भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में अच्छी मैचिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर वाटर होता है पोलर और ये होते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, पोलर के साथ नहीं होती। ठीक है, टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे। ठीक, रिज्वाइन Yes, sir. सेम आईडी।